पिछली कक्षा में हमने हिंदी का पहला पाठ पढ़ा था, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे, दादी माँ, जो कि शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसमें एक किस प्रकार से एक कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें यह बताया है कि बड़े बुजुर्गों का क्या अहमियत होती है, उनका मान सम्मान किस प्रकार से करना चाहिए, उनके अनुभव किस प्रकार से बोलते हैं, जो कि एक बड़े संकट से हमें टाल सकते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से कवि ने हमें बताने की कोशिश की है। कमजोरी है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ती, ग्रीष्म गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना हो जाता है। अब लेखक यहाँ पर कहता है कि कमजोरी है ये अपनी, कि क्या होता है कई बार अपन इस प्रकार से सोचते सोचते कमजोर हो जाते हैं, कठिनाइयों का सामना करते करते कहीं न कहीं एक तरह से अपने दिमाग में एक गुलामी छा जाती है कि हम ये कार्य नहीं कर सकते या ये कार्य असंभव है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग जो मेरे मित्र हैं, शुभ चिंतक कह सकते हैं, वो अच्छा सोचने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं कि मुझे मुंह पर तो सूचना देते हैं कि अभी छुट्टियां आने वाली है, लेकिन जब भी ये इसके बचपन की बात है, जब वो पढ़ता है लेखक, उस समय की बात है, तो छुट्टियों की बात करके वो मुझे राजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी पीठ के पीछे नहीं, जब मैं वहां से उनसे दूर हो जाता हूँ तो वो ये कहते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियां देखकर ये घबराने वाला है, कैसा व्यक्ति है। इस प्रकार से वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। इस प्रकार से मेरे मित्रों को भी ये रवैया देखकर, ये उनकी स्थिति देखकर मैं ये विचार करता हूँ आज के बाद कभी नहीं घबराऊंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ यानी साफ सुथरा, शीतल यानी ठंडा किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। पता नहीं क्यों अचानक मेरे सामने इस प्रकार से ठंडी और सफेद साफ सुथरी एक छाया है जो नाच उठती है। मुझे लगता है कि क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार यानी कार्तिक का महीना, कार्तिक का जो महीना होता है उसको क्वार का महीना कहा जाता है। क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी की हिलोरें, पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान में बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूं और वन प्याज की जड़ें और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके के साथ कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम को अपनी अपनी बातें होती है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है, यानी हर एक मौसम की अलग अलग ऋतुओं की अलग अलग बात होती है। तो ये अलग अलग मौसमों की बात कर रहा है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले तो चिंता नहीं। आषाढ़ के महीने में आम और जामुन नहीं मिले कोई चिंता नहीं है। लेखक का कहना है कि अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं। अगहन यानी आषाढ़, आषाढ़ के बाद में श्रावण के महीने में यदि इस प्रकार से चिवड़ा और गुड़ न मिले तो भी कोई दुख की बात नहीं है। चैत के दिनों में लाई के साथ में गुड़ नहीं मिले तो भी कोई चिंता की बात नहीं है कि पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। अगहन के महीने में, क्वार के महीने में कह सकते हैं कि इस प्रकार से उस झाग भरे पानी के जलाशय जब उनमें से हिलोरें उठती है और किनारे आकर टकरती है तो झाग आ जाता है। उस झाग भरे पानी के अंदर यदि कूदने के लिए नहीं मिले तो वो थोड़ा बड़ा अफसोस ही मालूम होता है, बुरा मालूम पड़ता है। मैं भीतर भुड़क रहा था, भीतर ही भीतर इस प्रकार से मायूसी महसूस कर रहा था। दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। दो एक दिन ही कूद सका और उसके बाद में उस पानी में मतलब ये उछल कूद करना, जो उस पानी के साथ में अठेलियां करना था, वो एक दो दिन होती है, लेकिन उसके बाद में वह बीमार पड़ जाता है। इस कारण से उसे क्या हो गया, वहां से हटा दिया गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा दर्द हो, सर में साधारण दर्द हो और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु जो कि आयुर्वेदिक औषधि है, देशी इलाज इस प्रकार से मिलता रहे और थोड़ा थोड़ी हल्की हल्की बीमारी रहे तो मुझे अच्छी लगती है। लेखक कह रहा मुझे अच्छी लगती है, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा है चढ़ता ही गया। ज्वर का मतलब होता है बुखार, ज्वर का मतलब होता है बुखार। बुखार चढ़ा तो
ऐसा चढ़ा कि वो चढ़ता ही गया, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। रजाई पर रजाई यानी रजाई के ऊपर रजाई ओढ़ने के लिए एक के ऊपर एक बिस्तर डाले गए, लेकिन फिर भी उतर नहीं रहा था। रात को 12 बजे के बाद में जाकर कुछ उतरा हो। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी, शायद ऐसा लग रहा था वो स्नान करके आई थी। उसी झाग वाले जल में जहाँ मैं भी नहाना चाह रहा था। पतले दुबले सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती यानी बिना किनारी की धोती पहनी हुई थी। सन से सफेद बालों के सिरों पर सदैव, सन से सफेद, सन घास के समान, सन कहते हैं घास को, घास के समान सफेद जो उसके बाल थे उनके ऊपर टपके हुए जल की शीतलता, और उन बालों में से पानी टपक रहा था, उसकी शीतलता यानी ठंडक। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आते ही उन्होंने सर देखा, फिर पेट देखा, और आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगाई। किसी अदृश्य शक्तिधारी यानी ऐसा है जिसकी शक्ति दिखती नहीं हो, ऐसे चबूतरे से गई थी वो, थान से या मंदिर से कहीं से मिट्टी लेके आई यानी भभूत लेकर आई, और कुछ मेरे माथे पर टीके के रूप में लगी, कुछ मेरे मुंह में डाल दी। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा चलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू कर ज्वर का अनुमान करती। इस प्रकार से दादी माँ के बारे में बताया गया है कि वो देसी नुस्खों के माध्यम से ठीक करने का एक तरह से अपने पास अंदाज रखती है, इलाज रखती है, तो वो ठीक करने के इलाज ढूंढ लेती थी। इस प्रकार से बार बार माथे को छूना, दालचीनी का लेप करना, या फिर इस प्रकार से भभूत लाना, मिट्टी लाना, या कोई आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाना। तो इस प्रकार से वो करके घरेलू इलाज करती थी। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देते। इस प्रकार से लेखक कहता है कि मेरी दादी माँ हर बीमार की देखभाल अच्छी तरह से करती थी। बाहर से कोई आता है चलकर तो उसको सीधा बीमार के पास नहीं जाने देती थी, और कई प्रकार के सवाल इस प्रकार से रहता था कि पीपल के छाल को छौंका कि नहीं, या फिर दालचीनी का लेप किया या नहीं किया, या फिर खिचड़ी के अंदर पूर्ण रूप से मूंग मिले या नहीं मिले। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उनके पास पहुंचती, और वहां भी वही काम, वहां पर भी वही काम कि इसको इस प्रकार से ये दिया या नहीं दिया, बाहर से कोई आता सीधा अंदर मत आने दो। इस प्रकार से सारे हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सब सांप, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। इस प्रकार से दादी माँ बड़े अनुभव के साथ में, बुजुर्गों का जो अनुभव होता है, अनुभव के साथ वो अपना इलाज सुना देती कि इसको मलेरिया है या सरसान है या निमोनिया है या फिर और कोई अन्य प्रकार की बीमारियां हैं। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान करने के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, जिस समय महामारियां चल रही थी उन महामारियों के सवेरे सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, और उसके बाद में लवंग गुड़ मिश्रित जलधारा सबको पिलाई जाती, और फिर घर में गुग्गल और धूप किया जाता जिससे कि वो बीमारी नहीं आए। सफाई कोई उनसे सीख ले, सफाई तो कोई अपनी दादी माँ से सीखे, लेखक कह रहा कि उनसे सीखें। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। इस प्रकार से किसी भी कहीं पर भी बीमारी में इलाज करने में यदि चूक कर ली तो फिर उनकी खैर नहीं होती, वो पागल हो जाती। पागल हो जाने से मतलब है सबको भला बुरा सुनाती, खरी खोटी सुनाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाता है, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और पुनः मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता, ऐसे बुखार को बुलाने का लेखक कह रहे हैं कि अब जी नहीं होता, क्योंकि पहले का बुखार अच्छा था, उसमें दादी माँ की देखरेख में जो जिस प्रकार से इलाज होता था वैसा इलाज आज नहीं होता है। दादी माँ के कहने से जो खाना मिलता था उसमें खिचड़ी मिलती थी, वैसी खिचड़ी आज नहीं मिलती है। दादी माँ जिस प्रकार से स्पर्श करके देखती थी उसमें बड़ा आनंद आता था, अनुभव अच्छा होता था, लेकिन आज के डॉक्टर आते हैं, छूकर बुखार भी देते हैं, लेकिन वो आनंद नहीं है जो कि मुझे बचपन में बुखार आता था उसका आनंद मिलता था।
इसके साथ ही अपन इसका अगला जो भाग है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसका अच्छी तरह से अध्ययन करें, अपने किताब को उठाएं और वापस इस पाठ का सस्वर वाचन करें और पढ़कर याद करें। धन्यवाद।